Hello everyone, welcome to today's class. How are you all my rock stars, my Unacademy champions? आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, राइट? सो हम आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू टॉपिक. हम एक न्यू टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक क्लास 8 में. और सबसे स्पेशल बात क्या है, हम वो पढ़ेंगे हिंदी में, राइट? तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ कि हमारा आज का क्या टॉपिक है. हमारा आज का सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सूद. आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर फॉर क्लास 6th, 7th एंड 8th. मैं क्लास 6, 7, 8 के अनअकैडमी पे क्लास 6, 7, 8 पढ़ाती हूँ, जिसमें सोशल साइंस के ऑल सब्जेक्ट्स हैं. हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी, ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम पूरे अनअकैडमी में क्लासेस लेते हैं, जिसमें बहुत सारे पोल्स होते हैं और वेरी इंटरेस्टिंग वे में हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं. सो वेलकम टू माय क्लास, राइट? और आपको और एंड मोर लर्निंग करनी है तो आपको मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ेंगी. साथ ही साथ आपको अनअकैडमी के प्लस पे भी आना पड़ेगा, जिसके बहुत ही n नंबर ऑफ फ़ायदे हैं. तो आपको, अगर आप सोच रहे हैं अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, यूज़ माय कोड नेहा YT लाइव. आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं नेहा YT लाइव. ये कोड से आपको 10% ऑफ मिलेगा ऑन दी अनअकैडमी प्लस. एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ माई कोड अगर आप अनअकैडमी ऐप पे अनलॉक करना चाहते हैं फ्री क्लास को. तो डोंट फॉरगेट माई कोड नेहा YT लाइव इज़ माई कोड. बट उससे पहले आपने मुझे अनअकैडमी पे जाके फॉलो भी करना है. फॉलो कैसे करना है, आप अनअकैडमी ऐप पे जाइए, मेरा नाम सर्च कीजिए और वहाँ पे जाके फॉलो का बटन दबा दीजिए, ठीक है? तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सी मेरी न्यू क्लासेस आ रही हैं, और क्लास के अपडेट होने से पहले आप मेरी क्लास देख सकते हैं और मेरी क्लास ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं. तो स्पेशली आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वी विल स्टडी अबाउट पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे. क्या है ये पार्लियामेंट? आपने देखा होगा कैसे पार्लियामेंट चलती है हमारी कंट्री में, इंडिया में, जहाँ पे बड़े बड़े MPs, MLAs वगैरह सब बैठते हैं. आपने देखा होगा. तो पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? वैसे बेसिकली दी चैप्टर का नाम है व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट. हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए है, व्हाट इज़ द मेन मोटिव, इसकी ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत है. पार्लियामेंट तो पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, बट इंडिपेंडेंस के बाद इस पार्लियामेंट का मतलब बदल गया. हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, राइट? तो आपको पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहना है. और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड यू नीड टू वॉच माई वीडियोज़ एंड लाइक बटन भी प्रेस करना नहीं भूलना है, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. वी विल स्टडी अबाउट व्हाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, रोल ऑफ द पार्लियामेंट to select the national government, to control, guide and inform the government, who are the people in the parliament, who are the people in the parliament. ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो आप धीरे धीरे मुझे बताएंगे कि कैसी कैसी चीज़ें, कैसे हम क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट में, क्या है इम्पॉर्टेंट, क्या हम कैसे प्रोसीड करते हैं, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट नॉइज. राइट, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, कौन कौन लोग हैं पार्लियामेंट में, कैसे इसका कंट्रोल होता है, कैसे फंक्शन होता है, कैसे गाइड होती है, कैसे इन्फॉर्म होती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर. तो द मोस्ट, अब हमारी फर्स्ट स्लाइड में क्या है, बेसिकली हम इसके फीचर्स पढ़ने वाले हैं.
तो आप सबने देखा होगा कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। वी हैव यूनियन, वी हैव स्टेट एंड वी हैव सेंट्रल। हमारे पास सॉरी, वी हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट ऑल्सो, लोकल लेवल जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो यूनियन इज बेसिकली, जो यूनियन है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, ठीक है। तो यही वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो यहीं से चलती है। ऑल इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन इन दिस पार्लियामेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट देश के बारे में, हमारे वेलफेयर्स के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में, ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं, बनती हैं और डिस्कशंस होती हैं। आपने देखा होगा जब ये लोकसभा के आपके मम्मी पापा देख रहे होते हैं पार्लियामेंट, तो कितना लोकसभा में वहाँ कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, राइट, कितने सारे लोग बैठे हुए हैं और कैसे कैसे वो डिस्कशंस कर रहे हैं, शोर शराबा मचा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। वहाँ पे अलग अलग चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, वी हैव द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और भी बहुत जो एमपीज हैं। बेसिकली पार्लियामेंट में कौन बैठेगा? द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यूजली बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सारे जो एमएलए हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो पार्लियामेंट में बैठता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपके जो ये फैक्ट्स हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे, राइट। तो सबसे पहला हम फीचर पढ़ते हैं, वी आर अ डेमोक्रेटिक, वी आर इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हमारे पास बहुत सारी इंडिपेंडेंस दी गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस हिसाब से डिफाइन किया गया है कि हमारी कंट्री है इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द, मतलब जो मेन रोल परफॉर्म कर रहा है पार्लियामेंट में, वो सबसे बड़ा जो परफॉर्मेंस है पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की नहीं होगी, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनकी नहीं होगी। द मेन परफॉर्मेंस जो होंगी वो हम सब की, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, जो पीपल है, उनका मेन हक है इस पार्लियामेंट में। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इमेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो हमारी जो डेमोक्रेसी की इमेज है वो पार्लियामेंट से ही बनती है, ठीक है। यहीं पे हमारे लॉज बनते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपने 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा, राइट। फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, ये गवर्नमेंट के हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। इनके बिना हमारी गवर्नमेंट चल भी नहीं सकती, ठीक है। एंड दीज 3 आर टोटली इंडिपेंडेंट। ये तीनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दे आर टोटली इंडिपेंडेंट। तो हमें पता है लेजिस्लेचर क्या करता है। तो जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट है वो पार्लियामेंट में आएगा, राइट। द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर वाला पार्ट है वो पार्लियामेंट में आएगा। फिर उसके बाद जहाँ पे हमारे लॉज बनते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, बहुत सारे लोग बैठते हैं, पार्लियामेंट में बातचीत करते हैं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा इंडिया में, कैसे कैसे कुछ पॉलिसीज़ आ गई हैं जो इसके कारण लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों की ऐसे बातें होती हैं लेजिस्लेचर के अंदर। फिर आता है द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव में जैसे ये अगर लॉस तो बन गए, पर उस लॉस को एग्जीक्यूट कैसे करना है, इन्फोर्स कैसे करना है, इन लोगों को कैसे, ये लोगों को बताना है कि ये लॉस को ऐसे आपने मानना है और आपको ये लॉ मानना ही पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो सब चीज़ें आएंगी एग्जीक्यूटिव में, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं द जुडिशरी। जुडिशरी इज बेसिकली व्हाट? जस्टिस। अगर आपकी कोई फंडामेंटल राइट हर्ट हुई है, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, कुछ क्राइम हुआ है, कुछ भी गलत ऐसे कुछ हुआ है, तो सबसे पहले क्या होगा, आप कोर्ट जाके अपना दरवाज़ा खटखटाएंगे कि भैया मुझे तो जस्टिस दो।
तो ये काम है जुडिशरी का. सो यू डोंट नीड टू फॉरगेट द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और जो लेजिस्लेचर वाला पोर्शन है वो पार्लियामेंट है, और जो हम अभी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो अब हम देखते हैं और पॉइंट्स क्या है पार्लियामेंट में. की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बेसिकली यहाँ पे जो लॉज बनाए गए हैं, सब चीज़ें बनाई गई हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सोच समझ के यहाँ पे बनाए जाएंगे. डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट. डेमोक्रेसी है, इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट है. कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स, तो अगर लोगों ने आपको चूज़ किया है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज़ किया है, प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया है, तो वही हमारा कंसेंट है सिटीजन्स का बेसिकली, कि वो उनके कंसेंट के हिसाब से यहाँ पे काम होगा, पीपल के हिसाब से काम होगा, लोगों के हिसाब से काम होगा. ये उनके हिसाब से काम नहीं होगा जो पार्लियामेंट में बैठे हैं. पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, सो सारे जो बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग होते हैं, वो सारे डिसीजन मेकिंग कहाँ होंगे? इट विल बी डन इन द पार्लियामेंट. तो सारे जो डिसीजंस होंगे अबाउट द इंडिया, अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, डिफरेंट लॉज जो बनाए जाएंगे और सब चीज़ें बनाई जाएंगी, वो कहाँ पे डिसीजंस लिए जाएंगे? इट विल बी डन इन द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया. ठीक है, आपको ये भूलना नहीं है कि कहाँ पे डिसीजंस बनते हैं. हम घर पे डिसीजंस नहीं बना सकते, तो हम देश के लिए डिसीजंस बना रहे हैं, जिसमें हमारे को पूरी जनता को एक साथ रख के, एक साथ सोच समझ के ऐसे ऐसे लॉज बनते हैं, ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं, और ये सब चीज़ें इट कम्स अंडर द पार्लियामेंट. ठीक है, तो पार्लियामेंट इज बेसिकली द पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दिखाता है हमें, इमेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, तो हमारी मेन इमेज पार्लियामेंट ही दिखती है. की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट. तो डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, ये सब चीज़ें साथ साथ लेके चलता है. एंड कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स के कंसेंट के हिसाब से, मतलब आपको बोला जाता है ना, कंसेंट फॉर्म साइन करो दैट यू एग्री. तो सिटीजन्स को अपने साथ रखना, अब उनकी बात मानना, और ये सब चीज़ें इस चीज़ होती है, ये सब चीज़ें होती है पार्लियामेंट में. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स. आप इसको नोट कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, और कैसी कैसी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, ये सब चीज़ें हैं बेसिकली हमारे की एस्पेक्ट्स एरिया ऑफ द पार्लियामेंट. तो हमने देखा द लेजिस्लेचर. देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट इज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो ये सब इम्पॉर्टेंट है हमारी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो जो लेजिस्लेचर पार्ट है वो आएगा पार्लियामेंट में. तो अब व्हाई डू पीपल डिसाइड? अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्यों लोग क्यों डिसाइड कर रहे हैं? व्हाई नॉट द पॉलिटिशियंस ऑफ द गवर्नमेंट आर डिसाइडिंग? तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड इन 1857. तो हमने पढ़ा रिवॉल्ट ऑफ 1857, और ये सब कितनी चीज़ें पढ़ी जब लोग अगेंस्ट होने शुरू हो गए ब्रिटिशर्स के, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई कि जिसकी वजह से लोग इसके अगेंस्ट जाना शुरू हो गए थे. तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड इन 1857. हमने पढ़ा रिवॉल्ट ऑफ 1857. थोड़ा सा हिस्ट्री में जान लेते हैं कैसे उन्होंने रिवॉल्ट किया 1857 में, क्यों ये रिवॉल्ट हो रहा था. क्योंकि जो सारे डिसीजंस लिए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो सही नहीं थे, और वो इंडियंस को हार्म पहुंचा रहे थे, चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो सिपॉयज थे, या जो भी थे. तो बेसिकली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्टेड इन 1857. तो इंडियंस को कोई हक नहीं था, जो भी इस देश में लॉज बन रहे हैं, क्या क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं, और बहुत सारी चीज़ों में नेशनलिस्ट क्रिटिसाइज एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो हमारे नेशन के लोगों ने, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इन सब के अगेंस्ट जाते हुए अगेंस्ट थे, एंड दे फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े हुए
ये रिवॉल्ट हुआ, कुछ हुआ, जिसकी वजह से थोड़े बहुत उन्होंने चेंजेस लाने शुरू कर दिए, पर तब भी अभी भी लोग नाखुश थे। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि कैसे कैसे ये पॉलिसीज बना रहे हैं, देश हमारा, बट पॉलिसीज ये अपने हिसाब से बना रहे हैं, राइट। पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड आइडियोलॉजीज केम टुगेदर। तो बेसिकली अब आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट लॉज बनते हैं। तो नेशनलिस्ट क्रिटिसाइज द फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ थे। पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कुछ को ये पॉलिसीज नहीं अच्छी लग रही थी, कुछ को ये, सबकी अलग अलग थिंकिंग है और सबकी अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबकी थिंकिंग को मैच करके पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस हिसाब से डिफाइन किया गया है कि हम किसी की रिलीजन, जेंडर, कास्ट, किसी चीज़ को भी हम हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, राइट। पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड आइडियोलॉजीज कम टुगेदर। सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। वी हैव यूनिटी, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट थिंग। तो वहाँ पे भी, उस टाइम पे भी डिफरेंट लोग एक साथ इकट्ठे हुए, सबकी जिसकी अलग अलग थिंकिंग थी, और हम तभी ये डिसाइड हुआ कि अब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई थी 15 अगस्त 1947 में। तो इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, ये तो हम सबको पता है, हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है 15 अगस्त 1947 में, जिसमें से कितने लोग, हमारा देश आज़ाद हुआ था बेसिकली। तो ये सब चीज़ें, वाई पीपल डिसाइड, बिकॉज पीपल वर रियली फेड अप, ब्रिटिशर से बहुत फेड अप हो चुके थे। जिस हिसाब से वो पॉलिसी फ्रेमवर्क करते थे, अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनाते थे। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे पहले ये डिसाइड किया कि हमारी जो कंट्री है वो पीपल के द्वारा चलेगी, ठीक है, वो हमारे सिटीजन्स के द्वारा चली जाएगी, ना कि जिसके पास पावर है वो चलाएगा, राइट। सो व्हाई शुड पीपल डिसाइड, कि नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में अब हम देख लेते हैं। लेजिस्लेचर हमें पता है, दिस इज द लेजिस्लेचर। ये लेजिस्लेचर पार्ट है ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फर्स्ट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी, हमें पता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट इन 1907। अब ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बेसिकली जब उन्होंने देखा कि हमारी कंट्री में सारे जो पॉलिसीज़ हैं, लॉज हैं, वो ब्रिटिशर द्वारा ही डिसाइड किया गया है, इंडियन को कोई फेवर नहीं दिया गया है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोगों के साथ मिलके प्रोटेस्ट किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास इन 1909। 1909 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स कहते हैं चलो भैया हम आपकी बात मान लेते हैं, एंड वी विल इलेक्ट कुछ उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जो आके पार्लियामेंट में बैठेंगे और उनके साथ आके बात करेंगे, सॉरी उनके साथ बात नहीं करेंगे, पार्ट लेंगे पॉलिसीज़ में, लॉज मेकिंग में और ये सब में। सो कैन यू सी कैसे कैसे चेंजेस आने शुरू हो गए थे। पहले वो खुद बनाते थे लॉज, दैट इज़ वाई पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड, वो खुश नहीं थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1909 वॉज पास, इन विच ब्रिटिशर्स आफ्टर दिस प्रोटेस्ट उन्होंने सोचा चलो ठीक है, हम कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आपको सिलेक्ट करते हैं जो हमारे साथ आके पार्लियामेंट में बैठेंगे और डिसीजन मेकिंग में हमारी पार्ट लेंगे। ग्रोइंग डिमांड ऑफ नेशनलिस्ट, वोटिंग राइट्स, participated in decision making and universal adult franchise। तो बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम सबको पता है वी हैव आर वोटिंग राइट्स, हमारे पास हमारी वोटिंग राइट्स है या नहीं है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या कहता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रहता है कि अगर आप 18 साल की उम्र से अबव है, यू आर 18 ईयर्स अबव एज, तो आपको इक्वल राइट बनता है कि जब इस कंट्री में इलेक्शंस होंगे आपको इलेक्शंस में आना है और वोटिंग देनी है, ठीक है। एंड पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग। अब
यही एक बहुत बड़ा डिसीजन है, इसलिए तो बोला जाता है अपने लीडर को बिल्कुल ध्यान से सुनो, सब चीज़ें बिल्कुल ध्यान से सुनो, उन क्या वो कह रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, एंड पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीजन है, अपने लीडर को चुनना, अपने प्रधानमंत्री को चुनना, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुनना। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बेसिकली, यूनिवर्सल एडल्ट आप 18 साल की अगर उम्र के हैं तो आपको सबसे पहले जाके अपना वोटर आईडी लेके, अगर जब भी इस कंट्री में इलेक्शन हो से, यू शुड गो एंड वोट, यू शुड नॉट मिस, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। वोटिंग राइट्स अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, आपकी इंडिया में मिले हैं, तो वी शुड गो एंड यूज दिस वोटिंग राइट। ठीक है, हमें भी डिसीजन लेना है, हमें अच्छा लीडर चुनना है हमने, क्योंकि हमारा देश का भविष्य उनके हाथ में है। अगर हम गलत लीडर चुन लेंगे तो हमारा डिसीजन गलत हो जाएगा, राइट। सो ग्रोइंग डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट इन्वॉल्व वोटिंग राइट्स, पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हमने पढ़ी कि क्या क्या चीज़ें थी, कैसे, वाई पीपल डिसाइड, फ्री कंट्री, द सेंसिटिविटी टू द पीपल डिमांड्स। तो हमें मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें पीपल की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया क्या कहता है कि हमें ये कंट्री जो है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, आपने ये सब बहुत बारी सुना होगा कि हमें लोगों के हिसाब से चलना है, उनकी क्या डिमांड है, कैसे वो चाहते हैं इंडियन की डेमोक्रेसी में क्या क्या चीज़ हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव राइट टू वोट। जो भी इस सिटीजन का होगा, चाहे वो अपर कास्ट का हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, अनएजुकेटेड हो, एजुकेटेड हो, ना एजुकेटेड हो, तो ये सारे सिटीजन्स को सबको राइट है, यू शुड गो एंड वोट टू बी पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हमारा ये कहता है कि जाओ लीडर चुनो अपना, गो एंड टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, बेसिकली हम 3 स्लाइड्स पर रिवाइज करते जाते हैं कि हमने पार्लियामेंट के फीचर्स पढ़े कि पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इंडियन इमेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, की एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द सिटीजन्स। तो ये सब थे पार्लियामेंट के फीचर्स। अब हम देखते हैं वाई पीपल ऑफ इंडिया शुड डिसाइड, क्यों इंडिया ऑफ पीपल को डिसाइड करना चाहिए। इंडियन फ्रीडम की सगल बिगान हो गई थी 1857 में, जिसमें मैंने आपको बताया था हिस्ट्री में क्या हुआ था। द नेशनलिस्ट क्रिटिसाइज एंड फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि कैसे कैसे लॉज बना रहे हैं ब्रिटिशर्स अपने लिए, राइट, और हमारे को बिना सोचे समझे। तो पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड आइडियोलॉजी सब इसके खिलाफ थे, सब एक साथ आए, एंड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 15 अगस्त 1947। तो लेजिस्लेचर, हमें पता है हमारी 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, जिसमें लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आप सबको पता है, इट इज़ द फर्स्ट पार्टी विच वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास इन 1909, जिसमें इन सब ने प्रोटेस्ट किया था कि वाई आर वी नॉट पार्ट ऑफ द इंडिया डिसीजन मेकिंग, हम क्यों नहीं पार्ट है इंडिया के डिसीजन मेकिंग में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वॉज पास इन 1909, जिन्होंने ब्रिटिशर्स ने कुछ मानी चीज़ें, जिसमें उन्होंने कहा ठीक है आपके कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो आएंगे और यहाँ पे पार्ट लेंगे। द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट, ग्रोइंग डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट है वोटिंग राइट्स, पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग एंड यूनिवर्सल एडवर्ल्ड फ्रेंचाइज। तो ये लोगों की डिमांड थी कि हम भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट लें, हमें भी वोटिंग राइट्स दिया जाए। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वॉज पास्ड, जिसमें 18 साल से 18 ईयर्स एंड अबव एज ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव राइट टू वोट एंड टू यूज देयर एंड टू चूज देयर करेक्ट लीडर, जो उनके हिसाब से उनको लगता है। जैसे पार्टीज़, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज़ हैं हमारे पास,
अगर हम एग्जांपल लेते हैं ए बी और सी, कोई ए को, किसी को ए अच्छी लग सकती है, किसी को सी अच्छी लग सकती है, किसी को बी अच्छी लग सकती है। तो बेसिकली दीज आर दी प्रॉपर थिंग्स, कैसे वो पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आपकी फेवर में बात करती हैं और कि कौन सबसे बेस्ट है आपके लिए, आपको उनको जाके चुनना है। तो ईवीएम, ईवीएम इज व्हाट, आपने सुना होगा ईवीएम, चलो वोट करने जा रहे हैं ईवीएम, तो आपने कभी देखी है ये ईवीएम? अभी तक शायद से ना देखी हो, क्योंकि अभी आपको राइट नहीं मिला है वोट करने का, राइट। तो ईवीएम इज बेसिकली, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, इट इज द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। इसको बोला जाता है ईवीएम। ईवीएम इज बेसिकली यहाँ पे लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन में खड़ी हैं, ठीक है, उनके मेंबर्स यहाँ से खड़े हुए हैं। तो आप जिसको भी जाते हो, जो आपकी मर्जी का है, आप उसको जाके यू कैन गो एंड प्रेस हिज और हिज बटन। तो पहले ऐसा बेसिकली ईवीएम वाला टेक्निक होता नहीं था, आजकल तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, ठीक है, बट पहले ऐसा नहीं होता था। दिस वॉज यूज फर्स्ट टाइम थ्रू आउट द कंट्री इन 2004, तो इट इज़ नॉट लॉन्ग टाइम बैक। 2004 में ये पहली बार यूज हुआ था। उससे पहले क्या होता था, हमारे पास ये बैलेट बॉक्स होता था, मतलब मैन्युअली काउंटिंग होती थी, जिसमें एक पर्चा सा होता था, जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की वो थी, तो लोग स्टैंप लगा देते थे, ठीक है, जोन सी भी आप पॉलिटिकल पार्टी को चाहते हैं, ठीक है, उस पॉलिटिकल पार्टी पे आप स्टैंप लगा देते थे और वो बैलेट बॉक्स के अंदर डाल देते थे। तो इट वाज अ वेरी मैनुअल प्रोसेस था वो, बहुत मुश्किल, उसकी काउंटिंग करने में भी बहुत टाइम लग जाता था और उसमें गलतियां भी बहुत सारी होती थी, राइट। सो एज एन ऑफ द टेक्नोलॉजी गॉट चेंज्ड, तो इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाज थ्रू आउट in the country was used in 2004, most efficient and effective way। अब मैंने आपको बैलेट बॉक्स के बारे में बताया, जैसे वो हम जाते थे, हम उस पर स्टैंप लगाते थे कि वी इलेक्ट दिस पार्टी, मेरी तरफ से इस पार्टी को वोट है, मेरी तरफ से इस पार्टी को वोट है, जिसको जो उनसी पार्टी को वोट देना होता है वो उस पार्टी के ऊपर क्या लगा देते थे, स्टैम्प्स लगा देते थे। तो मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे। तो अब ईवीएम आए, उस टाइम पे काउंटिंग करने में भी बहुत टाइम लगता था, गलतियां भी होती थी, ठीक है, अगर आप इंसान हो, इंसान काउंटिंग कर रहा है तो कुछ इधर से उधर गलतियां भी हो जाती थी, तो फिर से अगर कुछ गलती लगता था कि कुछ गलती हो रही है तो फिर से काउंटिंग करना शुरू करो। तो इट वाज बेसिकली नॉट दैट इजी, बट ईवीएम की वजह से ये सिस्टम बहुत एफिशिएंट हो गया और इफ़ेक्टिव वे ऑफ वोटिंग हो गया, जिसमें लोग जिसको भी चाहते हैं उस लीडर का प्रोसेस करते थे। बेसिकली ये कंप्यूटराइज प्रोसेस हो गया, इसी वजह से रिजल्ट्स भी जल्दी आ जाते हैं। इफ़ेक्टिव वे ऑफ वोटिंग, मतलब इससे वोटिंग बहुत जल्दी काउंटिंग हो जाती है और हमें जल्दी पता चल जाता है कि कौन जीत रहा है, एंड जो भी रिजल्ट आता है बेसिकली इट इज़ करेक्ट। सो देर इज़ नो डाउट कि क्या गलती तो नहीं हो गई कुछ, कि बैलेट बॉक्स में कुछ मिस हो गए, तो बैलेट बॉक्स कुछ गायब भी हो जाते हैं उस टाइम पे। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। तो जब हम वोट देते हैं तो आपने देखा होगा कि एक काला सा निशान लगा देते हैं हाथ में, ठीक है, वो काला सा निशान क्यों लगाते हैं, कि इट इज़ अ प्रूफ दैट ये आपने एक बारी वोट दे चुके हैं। और हर एक पर्सन को सिर्फ ये नहीं कि हम बार बार वोट दे सकते हैं, नॉट दैट राइट, हम बार बार जाके वोट नहीं दे सकते, हम एक ही बारी वोट दे सकते हैं उस इलेक्शन में, ठीक है। आपका एक ही बारी, आजकल तो बहुत अच्छा प्रोसेस आ गया है जिसमें आप अपना आधार कार्ड, आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होता है और वहाँ पे आपको स्लिप दी जाती है, तो यू कैन गो एंड वोट। द मोस्ट एफिशिएंट इफेक्टिव वे ऑफ वोटिंग ये है बेसिकली। तो अभी हमने देखा ईवीएम और किसके बारे में, ईवीएम के बारे में देखा, और ईवीएम और बैलेट बॉक्स में पहले कैसे होता था। तो पहले हमारे पास बैलेट बॉक्स होता था जिसमें मैन्युअली सब कुछ होता था। अब हमारे पास आ गया ईवीएम विच हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम 2004।
तो दीज आर दी बेसिकली दी पिक्चर्स, जो ये पिक्चर्स हैं जिसमें ईवीएम मशीन और बैलेट बॉक्स दिखाया गया कि बैलेट बॉक्स पहले ऐसे होता था और अब ये ऐसे होने लग गया है। ओके, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये क्या कह रहे हैं पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव? The democracy is the idea of consent of desires, approval and participation. तो जो मेन पार्ट है, जो मेन डिज़ायर्स, द वांट्स एंड अप्रूवल्स एंड पार्टिसिपेशन होती है वो जनता की ही होती है, ठीक है। वो डेमोक्रेसी किसके लिए है? जनता है, डेमोक्रेसी है, दे आर डेमोक्रेटिक, दे हैव राइट, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, हमारी फंडामेंटल राइट्स इतना सब कुछ कहती हैं। डिसीजंस ऑफ द पीपल इज टू सिलेक्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड इज फंक्शनिंग। तो बेसिकली क्या है कि डिसीजंस ऑफ द पीपल, डिसीजन पीपल का डिसीजन है कि वो जाए और वो वोट करते हैं एंड टू सिलेक्ट विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स इट्स फंक्शनिंग। डिसाइड्स इट्स फंक्शनिंग मतलब वो कैसे फंक्शन कर रही है, कैसे फंक्शन करेगी। सिटीजन्स, वीआईपी एंड गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन नीड टू ट्रस्ट। जस्ट अ मिनट। ओके, डेमोक्रेसी इज द आइडिया ऑफ कंसेंट। सबसे पहली तो बात है आइडिया, लोग कैसे चाहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए, कैसे चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो क्या है उनकी डिज़ायर्स, क्या है उनकी वांट्स। तो अप्रूवल, बेसिकली द अप्रूवल ऑफ पीपल इज़ ऑल्सो वेरी रिक्वायर्ड, कि अगर आप देखेंगे कि अगर कोई लॉ ऐसा पास हुआ है जिससे वजह से लोग ना खुश हैं तो वो दे कैन गो एंड दे कैन प्रोटेस्ट। हमने देखा आजकल कितना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का, जिसमें किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कुछ लॉज ऐसे पास कर दिए गए हैं जिससे वो नाखुश हैं और जिसकी वजह से काफ़ी ऑलमोस्ट 1 ईयर होने जा रहा है कि वो अभी तक उस चीज़ों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अप्रूवल ऑफ पीपल आर ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, कि वो कैसे चाहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को देखना, अपने लॉज को देखना, अपनी पार्लियामेंट को देखना। एंड पार्टिसिपेशन, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारी पार्लियामेंट में। दे आर पार्टिसिपेंट्स ऑफ आवर पार्लियामेंट। तो डिसीजन ऑफ पीपल सिलेक्ट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो बेसिकली जब हमारे को पता है कि जब हमारे इलेक्शंस आते हैं तो सबसे पहले इलेक्शंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्शंस आते हैं तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। आपके सेंटर में कौन सी गवर्नमेंट आएगी। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो पार्ट लेती हैं इस इलेक्शंस में। सो दीज आर द डिसीजन टेकन बाय द पीपल ओनली, कि वो सिलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। डिसाइड्स इट्स फंक्शनिंग, वो कैसे फंक्शन करेगी, क्या क्या अगर वो लॉज अच्छे बनाएगी और बहुत सारी चीज़ें। सिटीजन, इसमें वीआईपी एंड गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन नीड टू ट्रस्ट, तो उनको ट्रस्ट करना पड़ेगा। वीआईपी, सिटीजन्स भी, वीआईपीज भी और हर कोई, दे आर द पार्ट ऑफ द इलेक्शंस, ठीक है। तो दे आर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इटसेल्फ। द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन नीड टू ट्रस्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूशंस को दे नीड टू ट्रस्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पीपल एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव। दे द हाउ सिटीजन्स कंट्रोल द गवर्नमेंट। ग्रुप ऑफ इलेक्ट, फर्स्ट से चलते हैं। दे इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके। दिस इज हाउ सिटीजन, यहाँ से दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज हाउ द सिटीजन्स कंट्रोल द गवर्नमेंट। तो द मेन चीज, सिटीजन्स कैसे कंट्रोल करते हैं गवर्नमेंट को, बाय द वोटिंग, ठीक है। कैसे वो, सिटीजन गिव्स अप्रूवल थ्रू इलेक्शंस। तो आप सबको पता है कि हमारे पास इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। आफ्टर एवरी 5 years हमारे स्टेट में भी इलेक्शंस होंगे टाइम टू टाइम, और हमारी
सेंट्रल के भी इलेक्शंस होंगे जिसको हम बोलते हैं लोकसभा इलेक्शंस, राइट। तो अब डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ से खड़ी होंगी। तो लेट्स टेक अ पार्टी ए पार्टी, लेट्स टेक पार्टी ए, लेट्स टेक पार्टी बी, लेट्स टेक अनदर पार्टी जी पार्टी, ठीक है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी पार्टी खड़ी हुई है, ठीक है। ये 3 पार्टी शुरू खड़ी हुई हैं। हर एक पार्टी क्या करती है, अपने अपने दिखाती है कि अगर हम पॉलिटिक्स में अगर हम जीत जाते हैं तो हम ये करेंगे, अगर हम जीत जाते हैं तो वो करेंगे। तो जैसे ए पार्टी कहते हैं वी विल गिव यू फ्री वाटर, बी पार्टी कहती है वी विल गिव यू फ्री इलेक्ट्रिसिटी, और सी पार्टी कहती है कि हम आपको तो फ्री हाउसेस देंगे, मनी देंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हम अपनी सोच समझ के, हम जिस पार्टी को हमें लगता है कि हमें बड़ा इम्प्रेसिव है, हमें पानी वाटर मिलेगा यहाँ पे, या यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, या हमें फ्री हाउसेस मिलेंगे, हम उस पार्टी को जाके वोट कर देते हैं, ठीक है। वी लिसन टू देम व्हाट आर दे सेइंग, और वो क्या क्या कर सकते हैं हमारे लिए। तो बेसिकली हम उनको अप्रूवल दे रहे हैं, हम उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने जी पार्टी की तरफ गई और मैंने अपॉइंट कर दिया उनको, मैंने अपनी तरफ से वोट दे दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने जी पार्टी को वोट दिया है तो ए और बी पार्टी को भी किसी ने वोट नहीं दिया, ऐसा नहीं है। तो मेरी तरह और भी होंगे, किसी को फ्री इलेक्ट्रिसिटी का लालच है तो वो उसको जाके वोट देंगे, किसी को ए पार्टी का लालच है, किसी को फ्री वाटर का लालच है तो वो ए पार्टी को वोट देंगे। तो दिस इज हाउ वी आर इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव। सिटीजन अप्रूवल कैसे देते हैं, सिटीजन यूजली गिव अप्रूवल थ्रू इलेक्शंस, इलेक्शंस के थ्रू सिटीजन अप्रूवल देते हैं। इलेक्शंस जब होते हैं, इलेक्शन जब होते हैं तो सिटीजन सबसे पहले क्या करते हैं, अब उनकी अप्रूवल के हिसाब से ही वो अपने इलेक्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव्स को। और जो जो पार्टी में से जीतेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो जो भी जीता है बेसिकली वो जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे और वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेंगे, राइट। सो वो लोग डिसीजन में लेके जाके पार्ट लेंगे। हम एक हमारे वोट से उनको इतनी ज़्यादा पावर मिल जाती है, बट दे यूजली डोंट फॉरगेट कि हमने ही डिसीजन मेकिंग में हमारा सबसे बड़ा पार्ट है। तो बेसिकली जब हम वोटिंग करते हैं तो जैसे अगर जी पार्टी को बहुत सारे वोट मिल गए तो जी पार्टी क्या होगी, उसके सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे आ जाएंगे, पार्लियामेंट में। मतलब वो मेजॉरिटी में है, मेजॉरिटी मतलब सबसे ज़्यादा उनको वोट मिले हैं तो उसी पॉलिटिकल पार्टी की पार्टी फॉर्म होगी। और जो दूसरे होंगे, जैसे ए और बी की मैं बात कर देती हूँ, ए और बी की बात कर देते हो तो दे विल बी कंसिडर्ड एज माइनॉरिटीज या फिर ऑपोजिशन। तो उनको बोला जाएगा माइनॉरिटीज एंड ऑपोजिशन। दिस इज हाउ सिटीजन्स कंट्रोल द गवर्नमेंट। तो हम ही है, हमारे हाथ में ही है कि हाउ टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, हाउ टू मेक इट वर्क, और कैसे कैसे आगे चीज़ों को साथ बढ़ाना है, आगे कैसे काम करना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे ही हाथ में है, राइट। सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ पार्लियामेंट, इट वॉज क्रिएटेड, पार्लियामेंट हमारे पास पहले से ही थी, जस्ट डोंट फॉरगेट कि इट वॉज क्रिएटेड, बट उसके बाद हमारे द्वारा सिलेक्ट किए गए लोग दे बिकेम द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इट रिप्रेजेंट्स द फेथ ऑफ द पीपल, मतलब लोगों को ट्रस्ट है यहाँ पे, उन्होंने अपने ट्रस्ट के साथ लीडर्स को भेजा है, सिलेक्ट करके भेजा है कि ये हमारे लिए अच्छे लॉज बनाएंगे, हमारी कंट्री को अच्छे डिसीजंस लेंगे और हमारी कंट्री की भलाई के बारे में सोचेंगे, ठीक है। द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल में क्या है,
पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल में क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नमेंट बाय द कंसेप्ट। तो डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नमेंट बाय द कंसेप्ट मतलब पीपल ने ही डिसीजन लिया है, उन्होंने पार्टी जैसे मैंने बोला जी पार्टी को सिलेक्ट कर लिया है। जी पार्टी गॉट सिलेक्टेड, तो इसी में से प्राइम मिनिस्टर और बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर फिर क्या करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशनल मिनिस्टर्स, पावर मिनिस्टर, या फिर हम बोल सकते हैं हेल्थ मिनिस्टर। मतलब मैं इस कहने का मेरा मतलब ये है कि जेड पार्टी में, अगर जेड पार्टी हमने देखा कि जी पार्टी जीत गई, वो मेजॉरिटी में आ गई, ठीक है, उसने ए और बी को हरा दिया, मतलब उसके सारे उसके मैक्सिमम वोट्स मिले हैं उसको, और वो ही मेजॉरिटी में आएंगी और वहीं से हमारे प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट किए जाएंगे, या जो भी है प्रोसीजर, ठीक है। तो इलेक्ट करेंगे हम रिप्रेजेंटेटिव उसी, और वही फॉर्म करेंगी गवर्नमेंट। द पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो पार्लियामेंट जो है हमारी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्टेड हुए हैं, जो मतलब वोट दे के आगे बढ़े हैं, लोगों ने उनको पसंद किया है, वही आके सिलेक्ट होंगे। तो बेसिकली जैसे जेड पार्टी गॉट सिलेक्टेड, उसी में से हमारी उसी पार्टी में से प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, राइट, ठीक है, उसी पार्टी में से प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा। फिर उसके बाद फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, डिफरेंट डिफरेंट जो मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाएंगे वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही अपॉइंट किए जाएंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आपको पता है कि जैसे हमारी पूरी वोट होता है, ठीक है, हाँ, तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे जो स्टेट है उसको कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। इफ़ आई टॉक अबाउट लेट्स से यूपी, यूपी को हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ताकि ये प्रोसीजर आसान हो जाए सबके लिए, ठीक है। तो जैसे लखनऊ में, गाज़ियाबाद हो गया, और भी यूपी में जो भी नोएडा हो गया, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। जैसे यूपी में जो भी डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया गया है। जब इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन होगा तो इलेक्शन में क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे भी वोट डालेंगे, यहाँ पे भी वोट डालेंगे, और यहाँ पे भी वोट डालेंगे। तो जो और सारी पार्टीज़ के मेंबर्स यहाँ से उठेंगे, यहाँ से सिलेक्ट होंगे और सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ से भी सिलेक्ट होंगे, यहाँ से भी सिलेक्ट होंगे, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा जो वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जीत गया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से जीत गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी में से जीत गया। तो गवर्नमेंट बाय द कंसेंट मतलब वो अपने कंसेंट द्वारा गवर्नमेंट को अपॉइंट करते हैं, गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करते हैं और सब कुछ करते हैं। तो सबसे बड़ी ताकत किसके पास है, सबसे बड़ी ताकत है पीपल के पास। पीपल के पास सबसे बड़ी ताकत है, वही मेन काम करते हैं, वही लोगों को, अगर कोई जीतेगा नहीं, हारेगा नहीं, जीतेगा और हराना किसको है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसके पास है, पीपल के पास। पीपल के पास सबसे इमेंस पावर है टू रिप्रेजेंट द पीपल, राइट। तो अभी तक हमने क्या देखा, अब हम फिर से थोड़ी बहुत देख लेते हैं। तो अभी हमने वाई शुड पीपल तक डिसाइड हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ईवीएम का, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद यूज फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू आउट द कंट्री इन 2004, मोस्ट एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव वे था, क्योंकि उससे पहले हमने क्या देखा था,
बैलेट बॉक्स चलता था जो इतना इफेक्टिव नहीं था, एफिशिएंट नहीं था और टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो ईवीएम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2004, राइट। तो ये है हमारा बैलेट बॉक्स, एक तरफ है हमारी ईवीएम मशीन। तो पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो पीपल आर बेसिकली द रिप्रेजेंट, जो पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका क्या कैसे वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो क्या ना हो। तो डिजायर्स अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन डिसीजन ऑफ पीपल इज टू सिलेक्ट दी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उनको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट करनी है बाय इलेक्टिंग द पार्टी। कैसे हम पार्टी को इलेक्ट करेंगे, कैसे इलेक्शंस होंगे, किस किस पार्टी को क्या फेवर वो उनको दे रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है, एंड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, और जो जीतता है ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन दी पार्टी। और कभी कभार होता है कि हर एक पार्टी को, ज़रूरी नहीं है हर एक पार्टी में कोई ना कोई एक मेजॉरिटी पार्टी मेजॉरिटी में आए, दो पार्टीज को भी वोट मिल सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, गठबंधन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कोलेशन, ठीक है। कोलेशन बोलते हैं, जिसमें दो पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं और वो फॉर्म कर रही हैं गवर्नमेंट को, मतलब उस पार्टी में से भी कोई मिनिस्टर्स बनेंगे और उस पार्टी में से भी मिनिस्टर्स बनेंगे, राइट। तो रोल ऑफ द पार्लियामेंट, इट वाज क्रिएटेड आफ्टर 1947, रिप्रेजेंट फेथ ऑफ द पीपल, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नमेंट बाय द कंसेंट एंड रिप्रेजेंट द पीपल। तो हमारे रोल ऑफ पार्लियामेंट में हम देख लेते हैं, इलेक्शन इज कंडक्टेड इन द सेम मैनर इन पार्लियामेंट, मतलब सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। आपने देखा होगा आप जिस जिस स्टेट से हैं, चाहे वो दिल्ली से हो, यूपी से हो, हरियाणा से हो या महाराष्ट्र से हो, तो किसी भी स्टेट से आप हैं वहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेचर, तो स्टेट लेजिस्लेचर की कहाँ पे होती है, वो सब पार्लियामेंट में नहीं आते, वो कहाँ बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म करते हैं, वो बनते हैं विधानसभा में, विधानसभा बोलते हैं ना, तो दैट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सब जो स्टेट के इलेक्शन जीतते हैं वो विधानसभा में बैठते हैं, और विधानसभा का हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। पार्लियामेंट के आर बेसिकली द यूनियन इलेक्शंस, द सेंट्रल इलेक्शंस, ये दोनों के इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन द सेम मैनर, प्रोसीजर दोनों का सेम है, देयर इज नथिंग डिफरेंट इन इट, बट यही है कि जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे, लोकसभा या सेंट्रल के इलेक्शंस होंगे, वो पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे और वो सेंट्रल के पार्ट होंगे, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर जो वो स्टेट में इलेक्ट हुए हैं एंड स्टेट के पार्ट होंगे। ड्यूरेशन वंस इन एवरी 5 years, हर 5 साल बाद यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। तो अगर अब हुए, अगर 2000 में होंगे तो 2005 में नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, 2000 में, 2005 के बाद 2010 में इलेक्शंस होंगे। आर डिवाइडेड इनटू सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मैंने आपको बताया, जैसे अगर हम फिर से अब एग्जांपल लेते हैं हरियाणा का, तो हरियाणा इज़ बेसिकली डिवाइडेड इन मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब छोटे छोटे भागों में हमने डिस्ट्रिक्टों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट्स को सब कुछ डिवाइड कर दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, टू मेक द इलेक्शन मोर ईजी, तो यहाँ से कोई एक जीतेगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे किसी पार्टी को, यहाँ से कोई और जीतेगा, यहाँ से कोई और जीतेगा। तो वन कैंडिडेट फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो एक कैंडिडेट बेसिकली ही और शी विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से सिर्फ एक कैंडिडेट ही जीत सकता है, एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, एक पॉलिटी नहीं हो। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैंने आपको पहले ही बोला है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि स्टेट में जो विधानसभा में होते हैं वो एमएलएज होते हैं, एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और सेंटर के होते हैं, पार्लियामेंट वाले होते हैं एमपी, एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
तो बेसिकली देयर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, कितनी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनको पर्चा भरना पड़ता है कि हम अपना नाम नॉमिनेट कर रहे हैं इलेक्शंस के लिए। आपने सुना होगा कि ये जा रहे हैं आज अपना पर्चा भरने, नॉमिनेट करने जा रहे हैं अपना नाम। तो वन कैंडिडेट फ्रॉम ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से ही एक ही जीतेगा जो एमपी कहलाएगा उस रीजन का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब मैंने आप सबको बता दिया है। देर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब मैं बात करूँ बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पार्ट लेती हैं इलेक्शन में। ठीक है, तो वेस्ट की तरफ कोई और होंगी, ईस्ट की तरफ कोई और होंगी, नॉर्थ की तरफ कोई और होंगी। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहले से ही ये प्रचार करना शुरू कर देती हैं, लोगों को इन्फॉर्म करना शुरू कर देती है कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज कैसे प्रचार करती हैं। आपके घर के आसपास भी आपने देखा होगा, आपका कोई एमपी वहाँ से आया होगा कि मुझे वोट दो, आई हैव बीन नॉमिनेटेड, मैंने आपका नाम नॉमिनेट किया है। तो लेट्स सी द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, हाउ टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद आता है राज्यसभा और लोकसभा। तो लोकसभा इलेक्शंस हमारे होते हैं, राइट। राज्यसभा के राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा में हम इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं, हम वोटिंग करते हैं और हम ही एमपीज बनाते हैं लोकसभा इलेक्शंस में। वेयर एज इन राज्यसभा ये चीज़ नहीं होती है। आई एम गिविंग जस्ट अ शॉर्ट ओवरव्यू कि राज्यसभा में ऐसे नहीं होते हैं, वो अलग अलग स्टेट से अपने खुद ही सिलेक्ट करते हैं। हम राज्यसभा के इलेक्शंस में पार्ट नहीं ले सकते, वो अंदर ही अंदर पार्लियामेंट में सिलेक्ट होते हैं, हर एक स्टेट के सिलेक्ट होता है और वो राज्यसभा में जाके बैठता है। राज्य मीन्स बेसिकली वो अपने राज्य को संबोधित कर रहे हैं, अपनी स्टेट को संबोधित कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, वेस्ट बंगाल हो। तो हर किसी का हर जगह से अलग अलग राज्य के यहाँ पे आते हैं और राज्यसभा में बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं। सबसे ऊपर कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है, बेसिकली प्रेसिडेंट इज दी वो है जो सबसे ऊपर है, जिनका सबसे ज़्यादा अधिकार है। और वो भी पार्ट होते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो प्रेसिडेंट रूल आ जाता है इंडिया में। आपने ये सब कुछ सुना होगा। तो लेट्स अब ये सारी चीज़ें अब हम बेसिकली बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंटली रामनाथ कोविंद इज़ द हेड ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया सिंस 25 जुलाई 2017। तो अब हम देख लेते हैं बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्या है शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स, बेसिकली जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए, आपके टेस्ट के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द पार्लियामेंट, लोकसभा। द मेंबर्स ऑफ विधानसभा आर कॉल्ड एमएलए। मैंने आप ये सबको आपको समझाया। एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली and the members of Lok Sabha are called MP, members of the parliament. The elected leader of the majority in the state legislative assembly becomes the chief minister. तो MLA चीफ मिनिस्टर वहाँ से बनेगा और द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा इलेक्शंस बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अब जाके आप चेक कीजिए, प्राइम मिनिस्टर तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आपने अपने आप को चेक करना है कि हमारे स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस कौन जीता और हु इज़ योर चीफ मिनिस्टर। आपको इतना पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए कौन है। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हम ये भी बोलते हैं सांसद या भारतीय सांसद। हिंदी में वैसे उनको सांसद बोला जाता है। तो व्हाट इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज मीन्स ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव राइट टू वोट। मतलब जो भी 18 ईयर्स ऑफ अबव है, जो भी सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, उनको राइट है, अधिकार है वोटिंग का।
How can we say that parliament in our system has immense power? Parliament in our system has immense power because it is the representative of the people. Parliament को represent कौन कर रहा है? People are representing the parliament. So this was basically the short question and answers which are very important for your exams. जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. तो अब आपको और पढ़ना है तो यू नीड टू कम ऑन माई लाइव स्पेशल फ्री क्लासेस वेयर यू कैन लाइव रियल टाइम इंट्रैक्शन विद चैट एंड इमोजीज. आप मेरे साथ लाइव आके बात कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं क्वेश्चन टैब में, जिसमें मैं आपको आंसर दूंगी, आपको बताऊंगी कि क्या है करेक्ट आंसर. तो बेसिकली इसमें पोल्स भी होते हैं, पोल्स के लीडर बोर्ड होते हैं टू कम्पीट विद योर फ्रेंड्स. यू कैन कॉल योर फ्रेंड्स. आप हर एक टॉपिक के बाद एक पोल करते हैं हम. वी हैव क्विज टाइम्स. बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाता है और आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होता है. तो हाउ टू ज्वाइन ऑन अनअकैडमी. आपको प्ले स्टोर में जाके सबसे पहले क्या करना है, अनअकैडमी की लर्नर ऐप डालनी है, ठीक है, और सिलेक्ट करना है, डाउनलोड करनी है. एंड वंस द ऐप इज इंस्टॉल, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना मोबाइल डालना है और आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसको एंटर करना है. फिर उसके बाद आपको डिटेल्स एंटर करनी है, क्रिएट योर अकाउंट डिटेल्स, और ये सब चीज़ें आपको एंटर करनी है. हाउ टू वॉच माई स्पेशल क्लास. तो सबसे पहले आपको, आप जैसे आप क्लास 8 की है तो आप इसमें से 6 to 12 का बैच सिलेक्ट करेंगे. इफ़ यू आर फ्रॉम क्लास CBSE क्लास 8 तो आप क्लास 8 सिलेक्ट करेंगे. एंड विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, जो सी भी आप लैंग्वेज प्रेफर करते हैं आप उस लैंग्वेज में क्लासेस देख सकते हैं, समझ सकते हैं. गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो एंड क्लिक ऑन द स्पेशल क्लास लिंक. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नेहा सूद मैम को फॉलो कर सकते हैं ऑन अनअकैडमी ऐप पे, और डिस्क्रिप्शन विल बी रिटन इन दी उस स्पेशल क्लास पे नोटिफाई मी कर सकते हैं. एंड नोटिफाई मीन्स दैट आपको 10 मिनट्स बिफोर द क्लास बिगिंस आपको पता चल जाएगा कि क्लास शुरू होने वाली है. तो लेट्स कम एंड ज्वाइन इट. To use my code to unlock special free class for free. My code is Neha YT Live. मेरा कोड है Neha YT Live. You can use the code to unlock my special free class. आप स्पेशल फ्री क्लास में आइए, अटेंड कीजिए. अब अनअकैडमी के पास सब्सक्रिप्शन फीचर्स भी हैं, जिसमें लर्न लाइव फ्रॉम योर कंफर्ट ऑफ योर होम, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स, रेगुलर डाउट सॉल्विंग, एग्जॉस्टिव कवरेज, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज और बैच कोर्सेज. ये सब आपको मिलेंगे अनअकैडमी की प्लस सब्सक्रिप्शन में, जिसमें रेज अ हैंड फीचर भी है, वेयर यू कैन स्पीक टू मी लाइव इन वन स्पेशल क्लास, और 1-on-1 डिस्कशन कर सकते हैं लाइव क्लासेस में. तो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग स्टार्ट फ्रॉम ओनली 696, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, नॉट ओनली SST, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे सिर्फ 696 पर मंथ. आपको मेरा कोड यूज़ करना है नेहा YT Live टू गेट 10% ऑफ, और आप फटाफट से यूज़ को दोगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा. एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, जिसमें आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा, लाइव डाउट सॉल्विंग, वीकली रिपोर्ट्स, पेरेंट्स कनेक्ट एंड स्टडी प्लानर. ये सब भी बेनिफिट्स आपको आइकॉनिक में मिलेंगे. दिस इज अबव द प्लस, जिसके अंदर द प्लान स्टार्ट एज लो एज 1446 ओनली पर मंथ. ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड. नेहा YT Live इज़ फॉर 10% डिस्काउंट. आप इसमें भी मेरा कोड यूज़ करके 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. तो लेट्स क्रैक यूनिट टेस्ट टर्म 2 फॉर मैथ साइंस SSC टेस्ट सीरीज एनालिसिस हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड, जिसमें मैथ साइंस SST के टेस्ट होंगे. 60 मिनट्स ड्यूरेशन होगी एंड 2 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक फ्रॉम 1 PM से स्टार्ट होंगे. 1 घंटे का टेस्ट होता है. यू कैन अटेम्प्ट इट. तो फटाफट से प्लस की सब्सक्रिप्शन लो. यूज़ माई कोड नेहा YT Live टू गेट प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 10% ऑफ. मेरे पास एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, स्पेशली डिज़ाइन फॉर अनअकैडमी स्टूडेंट्स.
माई टेलीग्राम ग्रुप इज़ NS41 रॉकस्टार्स ऑफ नेहा मैम, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिटेल्स. सो डू गो एंड फॉलो मी ऑन दैट. Follow me on Telegram, link is there on the description box. So thank you everyone. I hope you all enjoyed my class. You all enjoyed जो आज हमने पढ़ा, हमने कैसे पढ़ा पार्लियामेंट के बारे में. I request you all to मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिए. मेरी स्पेशल क्लासेस में आइए और बहुत सारा फन करेंगे, बहुत सारे पोल्स करेंगे, क्विज टाइम करेंगे. लेट्स मेक लर्निंग विथ easy and fun. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू फॉरगेट माई कोड नेहा YT लाइफ. तो बाय बाय एवरीवन. थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड आई होप do like and do share it with your friends also. Thank you. Bye bye.